नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में महिलाओं का आरक्षण का मामला, भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी महिला मोर्चा में दिखा उत्साह। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर सीएम धामी का जताया आभार। विश्व एड्स दिवस आज देहरादून में निकाली जन जागरूकता रैली। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने किया प्रतिभाग। हिमपात से पहले पूर्ण हो केदारनाथ बद्रीनाथ के निर्माण कार्य, सीएम संधू ने सचिवालय में की मास्टर प्लान के कार्यों की समीक्षा। संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। देहरादून में शिक्षक पर छात्र के साथ दुष्कर्म का आरोप, एनएसयूआई में रोष, डीएवी पीजी कॉलेज में किया पुतला दहन। और हल्द्वानी में मिनी स्टेडियम में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज, जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल बेला तोलिया ने किया शुभारंभ। 9 दिनों तक खिलाड़ी खेलेंगे हिस्सा। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा महिला मोर्चा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने पर एक दूसरे की मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद अदा किया। महिलाओं का कहना है कि धामी सरकार के इस कदम से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण में बढ़ावा देखने को मिलेगा। आपको बताते चले कि पूरे देश में उत्तराखंड 30% क्षैतिज महिला आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना है, जिसके चलते धामी सरकार की प्रदेश भर में खूब वाहवाही हो रही है। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उनकी सरकार के द्वारा विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर के 30% उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की जो विधेयक पास किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। अब उस शोषण से कम हमारा पदार्पण हो गया है, अब शोषण की तरफ, और हम इसको गंभीरता से लेते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए हम सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो बधाई की पात्र है। उन्होंने इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से लेकर हमको ये अधिकार जी, आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत ही खुशी का माहौल है सब बहनों के बीच में। और आज हम सब यहाँ पर इसी वजह से आज एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हमने एक कार्यक्रम कराया है धामी जी को धन्यवाद करने के लिए। मिष्ठान वितरण करा है हमने यहाँ पर पूरे कार्यालय में बहनों के बीच में। गोविंद वन्य जीव विहार पुरोला के उपनिदेशक के खिलाफ स्थानीय लोग और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया था। आरोप था कि अधिकारी कई प्रतिशत कमीशन लेता है, जिसके बाद काम करना है। इसी मामले को लेकर विधायक ने मुख्यमंत्री को इस बाबत अवगत करवाया था। इस मामले में अब तक ट्विस्ट आया जब स्थानीय और भाजपा विधायक ने कहा कि उस अधिकारी पर कुछ लोगों की छत्र छाया है जो कि भ्रष्ट अधिकारी को यथावत रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी सरकार में ऐसा व्यक्ति कौन है जो अधिकारी को संरक्षण दे रहा है। कोई भी कर्मचारी हो, चाहे गोविंद की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे प्रदेश में हो, अगर कोई कर्मचारी काम नहीं करता उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। तो उनका काम जो है जनता के हित में नहीं, लोगों की जो है डिमांड है कि उसको वहाँ से हटाया जाए। लेकिन किन्हीं उनके पर्सनल रिश्तेदारी कहीं ज़्यादा लंबी पहुँच की वजह से उन पे किसी न किसी तरीके से जो है एक स्पेशली छत्र छाया है। देहरादून हिमपात से पहले पूर्ण हो केदारनाथ और बद्रीनाथ के निर्माण कार्य, मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में जिन निर्माण कार्यों की समय सीमा दिसंबर रखी गई है, उन्हें हिमपात से पहले पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 4 धाम यात्रा से पहले जो कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण होने हैं, उन कार्यों के लिए श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सचिवालय में केदारनाथ पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव के अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
काम करने वाले ठेकेदारों का भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं रुकना चाहिए। जो कार्य देरी से शुरू हुए हैं और होने वाले हैं, उनकी लगातार निगरानी की जाए। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि पर्याप्त संख्या में मशीनें और मेन पावर लगाते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें। मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण कार्य को भी शीघ्र शुरू किया जाए। कहीं पर समस्या है तो उसका तत्काल संज्ञान में लाया जाएगा। जिलाधिकारी ने तहसील प्रशासन और पीआईयू को बद्रीनाथ में अवस्थापना सुविधा स्थापित करने के लिए शीघ्र प्लान तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं, ताकि अगले सीजन में यात्रियों का आवागमन सुचारू रहे और किसी भी यात्री को असुविधा का सामना न करना पड़े। ये बद्रीनाथ मास्टर प्लान में जो प्रथम चरण के काम चल रहे हैं, तो सभी कार्य गतिमान हैं। तो उनके द्वारा उनका आज पीआईयू के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया है और कई जगह पर जहाँ पर कमी है या फिर मजदूरों की कमी है तो उसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ द्वितीय चरण में मंदिर के 75 मीटर के परिक्षेत्र में काम होना है, तो उस स्थल का निरीक्षण किया गया है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं गुजरात, जहां पे गुजरात के धंधुका में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कालूभाई डाबी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चौड़ासमा जी, पूर्व विधायक श्री भगत भाई पांड्या जी, पूर्व विधायक श्री लालजी भाई मेट जी, पृथ्वीराज सिंह झाला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संत जन स्वामी श्री आशुतोष गिरी जी महाराज, स्वामी श्री राम बापू ठाकुरद्वार जी, स्वामी विवेक सागर जी, स्वामी हरि केशव जी, स्वामी हरिप्रसाद जी, श्री विजय बापू जी और भारी संख्या में धंधुका विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज गुजरात विधानसभा के प्रथम चरण का मतदान चल रहा है। गुजरात के मतदाता भाइयों बहनों ने जो उत्साह दिखाया है और जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, गुजरात भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक विजय की ओर आगे बढ़ा रहा है। और वास्तव में आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भाइयों बहनों, देश की आजादी का यह अमृत महोत्सव वर्ष है और अमृत महोत्सव वर्ष में उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में अपने हक हकूक बचाने को लेकर हर्षिल घाटी के ग्रामीण सक्रिय हो गए हैं। हर्षिल घाटी में आर्मी को सैन्य अभ्यास के लिए करीब 477 एकड़ वन भूमि देने की तैयारी चल रही है। इससे ग्रामीणों को आशंका है कि उनके हक हकूक प्रभावित हो जाएंगे। ग्रामीण अपनी भूमि पर मकान तक नहीं बना पाएंगे। इन्हीं आशंकाओं को लेकर ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारियों से मिला और वहां जिलाधिकारी से कहा कि राजस्व विभाग और वन विभाग जल्द ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर वार्ता करेंगे। ग्रामीणों ने कहा है कि युद्ध अभ्यास के लिए सेना को भूमि देने का विरोध ग्रामीण नहीं कर रहे हैं, परंतु इससे ग्रामीणों को हक हकूक प्रभावित हो रहे हैं।
अभी हम जो है जिलाधिकारी जी से जो हमने अपने 8 गांव के क्षेत्र के बारे में यही कहा है कि जो आर्मी जो है अभी जो है कैंपस वगैरह और बहुत बड़े उसमें जो है अभी जो है सीमांत क्षेत्र की रक्षा के लिए जो है जो बड़े कैंपस बन रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आर्मी जो है जो 8 गांव की जो सुरक्षा के लिए जो है हम भी चाहते हैं कि चलो देश की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है और आर्मी को जो है आर्मी को होना ही चाहिए सीमांत क्षेत्र में, लेकिन हम साथ साथ में हम चाहते हैं आर्मी हमारे पास में रहे, लेकिन साथ साथ में जो हमारे हक हकूक़ हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वो भी जो है एक बैलेंस में रहे। देहरादून उत्तराखंड में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद करने की तैयारी। पर्वतीय क्षेत्रों में 5 और मैदानी क्षेत्रों में 10 या इससे कम छात्र संख्या वाले स्कूल होंगे बंद। शिक्षा महानिदेशक ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए हैं। शैक्षिक सत्र 2023-24 से पहले ऐसे स्कूल चिन्हित किए जाएंगे। ऐसे छात्र संख्या और शिक्षकों का विवरण 15 जनवरी 2023 तक करवाया जाएगा। उपलब्ध सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में ऐसे तकरीबन 3000 स्कूल हैं। विश्व एड्स दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क से जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं रैली में प्रतिभाग करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि एड्स को लेकर जनता के बीच जागरूकता आना बेहद जरूरी है। प्रदेश में 5000 से ज्यादा एड्स मरीजों की संख्या है, जिनके उपचार की पूरी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग ने की है। विश्व एड्स दिवस है और इसके लिए पूरे विश्व में, पूरे भारत में और उत्तराखंड में हम लोग सभी जितने भी हमारे एनएसएस के बच्चे हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, रेड क्रॉस के बच्चे हैं, हमारे कॉलेजों में रहने वाले लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसके जन जागरूकता के लिए एक हर जिले स्तर पे और हर कस्बे स्तर पे रैलियां निकाल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एड्स के जितने भी बीमार लोग हैं उनके लिए हर प्रकार की सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग को सभी राज्यों के लिए निर्देश दिए हैं। खबरों में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से।
कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गोपेश्वर के प्रतिष्ठित स्कूल के एक शिक्षक पर नाबालिग शिक्षा के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिसके विरोध में एनएसयूआई द्वारा देहरादून डीएवी पीजी कॉलेज में पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। लेकिन इस दौरान एनएसयूआई द्वारा एवीबीपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। एनएसयूआई के प्रदेश इंचार्ज अक्षय लाखड़ा ने बताया कि इस मामले में जो आरोपी शिक्षक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सक्रिय सदस्य है। इस दौरान एनएसयूआई में आरोप लगाते हुए ये भी कहा गया कि ऐसे कृत्य संगठन का चरित्र उजागर करते दिखाई देता है। बेटियों के ये ऐसे मुद्दे लगातार हमें देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के बलात्कार और हत्या के कांड पर सब लोग चुप रहे। आरएसएस और एबीवीपी और बीजेपी की तरफ से किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। और आज ऐसे समय पे जब विद्यार्थी परिषद की जो प्रदेश अध्यक्ष ममता सिंह, वो खुद महिला है, उन्होंने एक चूंक तक नहीं कही कि भाई विद्यार्थी परिषद का जो कार्यकर्ता है वो क्यों ऐसे घिनौने अपराध में शामिल मिला। हमें पता चला है, पाया गया है कि जो शिक्षक है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है। तो ये संघ और भाजपा का और एबीवीपी का चाल और चरित्र जिसकी वो बात करते हैं वो दर्शाता है। आप पहले भी देखा होगा आपने, अभी कुछ महीने पहले ही अंकिता भंडारी वाला केस हुआ, उसमें अभी तक वीआईपी का उन्होंने नाम उजागर नहीं किया। जैसे उन्होंने उस रिजॉर्ट में आग लगा दी, वो दर्शाता है कि बीजेपी को महिलाओं की सुरक्षा, महिला सुरक्षा का कितनी। कोटद्वार कोतवाली में एक युवती ने अपने साथ कार्य कर रहे युवक पर ब्लैकमेल कर संबंध बनाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को धारा 376 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। आपको बता दें कि कई सालों से युवक और युवती दोनों ही एक मोबाइल शॉप में कार्य करते थे, लेकिन अब युवती के आरोप के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चंद सुयाल का कहना है कि इस संबंध में हमारी विवेचना चल रही है। ये परसों का घटनाक्रम है। एक युवती अपने परिजनों के साथ आई थी, जिनका कहना था कि उनका कोई नॉन व्यक्ति है, उसने उनके साथ कुछ नशीला पदार्थ खिला करके गलत हरकत की है। तो मामला संकीर्ण था, तुरंत उनको थाने भेज करके काउंसलिंग सेल के माध्यम से उनका एफआईआर पंजीकृत हुई और उसके बाद विवेचना आगे चल रही है। नैनीताल जिले में पुलिस ने नाबालिग बाइक राइडर के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। साथ ही अभिभावकों को भी चेतावनी दी है कि अपने नाबालिग बच्चों को बाइक और स्कूटी ना दे, क्योंकि अब पुलिस किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि इस अभियान में अब तक 40 से ज्यादा गाड़ियां सीज कर सैकड़ों चालान किए जा चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर हादसों में देखा जा रहा है कि नाबालिग बच्चे बाइक और स्कूटी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में रोक लगाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि किसी भी हाल में अपने नाबालिग बच्चों को बाइक और स्कूटी ना चलाने दे, अन्यथा खुद आपको ही परेशानी उठानी पड़ेगी। नाबालिग बच्चे जो बाइक चला रहे हैं उनको सीज किया जा रहा है। उसके अलावा उनके पेरेंट्स को बुला करके उनको गाइड किया जा रहा है कि इस प्रकार अपने बच्चों को स्कूटर या मोटरसाइकिल ना दें, क्योंकि दुर्घटना की संभावना इससे ज़्यादा बनी रहती है। इसमें स्कूल और आपका पेरेंट्स की मीटिंग में भी बार बार पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खबर उधम सिंह नगर के खतीमा से है, जहां पे कोतवाली खतीमा के अंतर्गत चकरपुर स्थित चौकी इंचार्ज के द्वारा NH 74 पर बिना परमिशन दिन दहाड़े अवैध खनन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई।
चैकी प्रभारी पंकज कुमार मेहर द्वारा अवैध खनन में लिप्त 4 ट्रैक्टर ट्रोलियों को पकड़कर चैकी परिसर में लाकर उनके दस्तावेज चेक किए गए, जिसमें 3 ट्रैक्टर ट्रोलियों के परमिशन नहीं पाए गए और 1 ट्रैक्टर ट्रोली का परमिशन पाया गया। देखिए, अवैध खनन के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में आज जो है जगतपुर चौकी द्वारा अवैध रूप से ले जाई जा रही मिट्टी की गाड़ियों को सीज किया है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल, जो भी विदाउट परमिशन चलेंगी या जो मानक हैं उनके ऊपर चलेंगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में आज से जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है। खेल महाकुंभ की शुरुआत जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल बेला तोलिया ने की है। खेल महाकुंभ में अलग अलग प्रतियोगिताएं करीब 9 दिन तक चलेगी, जिनमें अलग अलग तरीके से खेलों का आयोजन किया जाएगा। इस बार होने जा रहे खेल महाकुंभ की खास बात यह है कि इसमें स्थानीय खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें मलखम्ब, खो खो, कबड्डी शामिल है। नैनीताल जिले के करीब 400 छात्र छात्राएं खेल महाकुंभ में हिस्सा ले रही हैं। बच्चों का कहना है कि ऐसे आयोजनों के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। महाकुंभ 2022 इस बार जो आयोजन किया जा रहा है, ये जिला स्तर नैनीताल में हम लोग 9 दिन का कार्यक्रम है पूरा। 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक चलेगा। हर बार की तरह इस बार भी एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, हॉकी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, कराटे इत्यादि गेम्स इसमें होंगे। जी देखिए, आज यहाँ पर जिला स्तरीय खेल महाकुंभ हो रहा है, जिसमें 8 विकासखंड के बच्चे यहाँ पर प्रतिभाग के लिए आए हैं। 9 दिन का ये खेल चलेगा। फिर इसमें जो भी हमारे प्रतिभागी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे वो फिर राज्य स्तर में खेलेंगे और बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर 9 दिन का बच्चों द्वारा किया गया है। और मैं एथलेटिक्स में 600 मीटर करने आया हूँ यहाँ, और मेरे को लगता है जिले से बाहर जाके मेरे को ओलंपिक तक जाना है। ये जो कंपटीशन है कितना बेनिफिट है आप लोगों के लिए? बहुत बेनिफिट है। खबर जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर से है, जहां जसपुर स्थित जेनेसिस स्कूल के कक्षा 12वीं के छात्र प्रियांशु शर्मा ने अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीतकर न ही केवल जसपुर स्कूल का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। जिसके बाद प्रियांशु शर्मा के घर बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। प्रियांशु का खेल की तरफ विशेष रुझान है। प्रियांशु पहले भी इंडो नेपाल चैंपियनशिप 2022 और नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इंग्लैंड में बैंकॉक में हुई थी। बैंकॉक। आपने कितनी और आप किस देश के थे? एशियन चैंपियनशिप में 12 कंट्री थी। मैं म्यांमार था। कितनी आप? मैंने 7.2 लगाई है। पहले एक मेडल में इंडो नेपाल, एक नेशनल और एक मैं जीत चुका हूँ स्टेट। लग रहा है बहुत खुशी है, पूरे परिवार में खुशी है, सारे गांव वालों में खुशी है। बच्चे से ये उम्मीद रखते हैं अभी बच्चा और खेले और गोल्ड लेके आए। वर्ल्ड खेला है, आगे टोक्यो ओलंपिक वगैरह खेले। रुड़की के लिब्बरहेडी गांव में एक परिवार देश का नाम रोशन कर रहा है। पति शुभम लोहान सब जूडो और पति स्नेहा कुराश के गेम में महारत हासिल की है। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में 60 देशों के लोगों ने भाग लिया था, जिसमें स्नेहा ने कुराश में सिल्वर मेडल जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि दोनों पति पत्नी देश के लिए सेवा भी दे रहे हैं। पति बीएसएफ दिल्ली में तो पत्नी उत्तराखंड के चमोली से सब इंस्पेक्टर के पद पर है, देश की सेवा कर रही है। बीएसएफ में एज अ कांस्टेबल पे पद पे तैनात हूँ और मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ। वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन हूँ और सिल्वर मेडल है मेरा साउथ एशियन गेम्स में, और कई ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में मैंने पार्टिसिपेट किया है। एज अ कांस्टेबल भर्ती हुई थी, ठीक है, लेकिन 2016 में मैंने मेडल से प्रमोशन प्राप्त किया है और जिसमें अशोक कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है, प्रैक्टिस के लिए, खेलने के लिए। अभी कुराश के लिए भी मुझे उन्होंने ही परमिशन दी थी खेलने के लिए एशियन गेम्स की, जो कि जिसमें मैं फर्स्ट आई थी। तो फर्स्ट उसके बाद मेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मैंने ये सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। ईरान से मैं लूज कर गई थी, उज़्बेकिस्तान से मैं जीती हूँ।
इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।